सहारा प्रणाम। सहारा समय देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। भारत चीन बॉर्डर पर तल्खी के बीच पड़ोसी मुल्क नेपाल से भारत के सदियों पुराने रोटी बेटी के संबंध में भी अब खटास आ चुकी है। नेपाल ने भारतीय सीमावर्ती इलाके लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताकर नेपाली संसद से नए नक्शे को पारित करा दिया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी अब खतरे में है और सत्ता को किसी की कीमत पर अब बरकरार रखने के लिए ओली ने राष्ट्रवाद का राग छेड़ दिया है और भारत से जबरन सीमा विवाद में उलझ पड़े हैं। भारत नेपाल सीमा विवाद पर देखिए हमारी ये खास पेशकश, रिश्तों में दरार। तो सदियों से प्रगाढ़ रहे भारत नेपाल के संबंध के रिश्तों में आज दरार पड़ चुकी है और यह कहा जा रहा है कि इस तल्खी के पीछे चीन का हाथ है। हिंदू बाहुल्य दोनों राष्ट्र आजकल विश्वास के रिश्ते पर लगातार पीछे होते जा रहे हैं। कभी रोटी बेटी के संबंधों के लिए जाने जाने वाले दोनों राष्ट्रों में से अब नेपाल आज दुश्मन की भाषा बोल रहा है। पड़ोसी देश नेपाल के साथ भारत का रोटी बेटी का संबंध रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ की लोक संस्कृति, लोक परंपराएं और खान पान आपस में हमेशा से जुड़े रहे हैं। इसलिए भी भारत नेपाल के रिश्ते उत्तराखंड में बेटी बुआरी के रिश्तों में जुड़ते हैं। दरअसल उत्तराखंड और नेपाल एक खेत खलिहान के लोग हैं, लेकिन इधर इन रिश्तों में राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहें या फिर वैचारिक मतभेद, थोड़ी कड़वाहट तो आई है। जब से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा को सुगम बनाने के लिए एक नए संपर्क मार्ग का बीते 8 मई को उद्घाटन किया है, तो उद्घाटन के फौरन दूसरे दिन से नेपाल ने आपत्ति जाहिर करनी शुरू कर दी। नेपाल में भारत विरोधी स्वर उभरने लगे और नेपाल ने अपने नए नक्शे में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को जोड़ लिया। ये सब करते हुए नेपाल ने न तो 1862 में भारत नेपाल के बीच हुई सुगौली की संधि को माना, न ही 1950 की द्विपक्षीय संधि को, जबकि नेपाल के पास भारतीय क्षेत्र को अपना क्षेत्र बताने के कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं है। बड़ी बात यह है कि 2008 से सड़क निर्माण पर नेपाल ने कभी आपत्ति नहीं दर्ज कराई थी, लेकिन अचानक नेपाल के इस बदली सोच के पीछे जानकार सीधे तौर पर चीन का हाथ होने की संभावना से इनकार नहीं कर रहे। आपको बताते चलें कि भारत बॉर्डर पर सामरिक दृष्टि से अंतिम महत्वपूर्ण 14,500 किलोमीटर मजबूत रोड नेटवर्क खड़ा कर रहा है। इसमें इंडो चाइना बॉर्डर की जटिल और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र की 3,200 किलोमीटर सड़कों का 75% निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने इन सड़कों का निर्माण कराया है। फिलहाल जहां पूर्वी सेक्टर इंडो चाइना बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात हैं, वहीं मध्य सेक्टर उत्तराखंड स्थित नेपाल बॉर्डर पर भी सीमा विवाद को लेकर तनातनी का माहौल बना हुआ है। नेपाल की ओर से सीमा पर पहली बार सैन्य पोस्ट बनाए गए हैं, तो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली की सरकार ने अपने देश के नक्शे को विस्तार देते हुए उसे नेपाली संसद से पास भी करा लिया है। दार्चुला और दार्चुला के जुन चाहिँ प्रगाढ़ ऐतिहासिक संबंध है, उस संबंध से कहते हैं कि वो चाहिँ केंद्रीय लेवल में जिसका वो डिप्लोमेटिक रिलेशन से उस समस्या समाधान हो जाएगा। बट लेकिन ये जुन हमार चाहिँ जनता के चाहिँ रिलेशन है, वो रिलेशन गुड फेथ के आधार में है, ये निरंतर चल जाएंगे, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भारत नेपाल के रिश्तों में इस खटास को गंभीरता से समझा जाए तो ये कोरोना वैश्विक महामारी के काल में पड़ोसी मुल्क चीन की बदली हुई पॉलिटिक्स का हिस्सा है और बदली हुई नीति का हिस्सा है, और जिसने अपना वरदहस्त नेपाली प्रधानमंत्री पर रखा है, उसमें वो नेपाल की सरकार को भारत के साथ गैर विवादास्पद मुद्दे पर विवाद करने को प्रेरित कर रहा है, ताकि दुनिया का ध्यान उन आरोपों से भटकाया जा सके जिसमें दुनिया के बड़े देश
चीन पर कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर भारत में लिपुलेख सड़क मार्ग का निर्माण कैलाश मानसरोवर यात्रा को सुगम बनाने के लिए है। उत्तराखंड में बना ये लिंक रोड चीन अधिकृत तिब्बत और नेपाल के धारचूला जिले में लगता है। ऑफेंसिव डिप्लोमेसी और अब चाइना और भारत के डिप्लोमेसी को आप नेपाल में कंपेयर मत कीजिए। नेपाल में जैसा मैंने आपको बताया कि रिश्ते बहुत ही संवेदनशील हैं, कई लेयर्स हैं उसके। रोटी बेटी का रिश्ता है जो सुषमा स्वराज जी बताती थी। शादियां होती हैं एक तरफ, यहाँ पे गोरखा रेजिमेंट है। चाइना में ऐसा कुछ नहीं है। चाइना का एक ही इंटरेस्ट है, तिब्बत, और तिब्बत का जो एक्सेस है वो नेपाल के थ्रू, वो ही इंटरेस्ट है उसका। और दूसरा इंटरेस्ट ये है कि वो भारत के खिलाफ नेपाल को भड़काए। अब सवाल ये है कि पर्दे के पीछे क्या है कहानी? नेपाल ने क्यों शुरू की? क्यों भारत विरोधी सुर अपनी जमीन पर उठने दिए? इसकी ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की है सहारा समय संवाददाता मुकेश पंत ने। आइए देखते हैं मुकेश पंत की एक खास रिपोर्ट। 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ये जो सड़क है तवाघाट गर्भाधार जो लिपू पास तक जानी है, जहाँ पे चाइना पे यह मिलती है, इसका उद्घाटन किया था। और उद्घाटन करने के बाद से ही नेपाल सरकार ने इसके निर्माण को लेकर आपत्ति दर्ज की है। और उन्होंने अपने नक्शे में पहली बार जो हमारा लिपू पास है उसके पास के जो गाँव हैं उन्हें अपने नक्शे में दिखाया है। और इस पूरी बात को लेकर ये जो काली नदी है जो पारंपरिक रूप से माना जाता है ये भारत और जो नेपाल है उसका बंटवारा करती है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नेपाल के हैं उन्होंने बयान दर्ज किया है, उसको लेकर अब यहाँ पे विवाद हुआ है। और सीमा पर तनाव हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह से नेपाल ने अपनी बीओपी यहाँ पे तैनात की है और भारतीय सरहद में जिस तरह से आईटीबीपी रखवाली करती है सीमा की, पूरे तरीके से तनाव यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। और जहाँ तक हम इसको विदेश नीति के रूप में अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं चाइना एक तरीके से नेपाल का पूरे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। यह भारतीय यहाँ पे जितना जनमानस है उसका कहना है। इसी की पड़ताल के लिए आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और बहुत जल्दी ही हम सीमा तक पहुँचेंगे और आपको सच बताएंगे किस तरह से, चाहे कैलाश यात्रा मार्ग की हम बात करें, चाहे हम तिब्बत का जो व्यापार है उसकी बात करें, ये यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं सदियों से इस रूट का इस्तेमाल अपने हितों के लिए करते रहे। तो सहारा समय संवाददाता मुकेश पंत ने घटिया बगड़ से लिपुलेख पास का सफर शुरू किया है। ग्राउंड जीरो पहुंचने से पहले कितने पड़ावों से गुजरा संवाददाता का कारवा, आइए देखते हैं। तवाघाट गर्भाधार राजमार्ग पर अभी हम हैं। 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सड़क को राष्ट्र को समर्पित किया था। और इस सड़क के बनने के बाद से हम लोग सामरिक रूप से, सुरक्षा के रूप से और धार्मिक लिहाज से बहुत मजबूत हुए हैं। लेकिन सड़क के उद्घाटन के बाद से ही नेपाल लगातार इस पर आपत्ति जता रहा है। उसका कहना है कि इसका जो ज़मीन है उस पर उसके अधिकार है और इसको लेकर एक तरह से तनाव लगातार 8 मई के बाद सीमा पर बनना शुरू हुआ है। नेपाल ने एक बीओपी भी यहाँ पर अपनी बनवाई है और आईटीबीपी के जो जवान हैं हमारे हिंदुस्तान के, उन्होंने भी यहाँ पर एक तरीके से सुरक्षा को बढ़ाया है। और हम अगर इसको विदेश नीति के लिहाज से कहें तो यह माना जा रहा है कि चाइना जिस तरह से अपने साम्राज्यवादी नीति की तरह एक तरीके से लद्दाख में दखल कर रहा है, तो वहाँ उसने यहाँ पर भी सीमा में चाइना ने नेपाल को इस्तेमाल करने की अपनी रणनीति बनाई है। और भारत सरकार फिलहाल बहुत सधे तरीके से इस पर अपनी रणनीति और अपने बयान अभी तक दे रही है। और वहीं स्थानीय निवासी हेमा ने बताया कि बेशक सड़क तो बन गई है लेकिन खाने पीने के सामानों की कीमतें नहीं घटी हैं। दिक्कत ही है, राशन महंगाई मिलता है, अब फोन का वो नहीं है, सुविधा नहीं है इधर फोन हम का। नेपाली सिम यूज़ करते, ज़्यादा पैसा कटता है, अगर बीएसएनएल में करना पड़ता है तो इंडिया में करना पड़ता है। अब सड़क बन गई है, आपको क्या लग रहा है? सड़क बनी है तो क्या महंगाई दे रहे सब। सहारा समय संवाददाता मुकेश पंत का घटिया बगड़ से बूंदी तक का सफर आसान नहीं रहा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने यहां का रास्ता खतरनाक पहाड़ियों को काटकर बनाया है। अभी हम घटिया बगड़ से
उसी के पास पहुँचे हैं। कुछ देर बाद चियालेक में पहुँचेंगे और ये वही जगह है जहाँ सड़क निर्माण के लिए बहुत संघर्ष बिहार को करना पड़ा था। और नेपाल ने जिस तरह से लगातार वो कह रहा है कि अब मेरी जगह है, जितना भी हम यहाँ पर अभी देख रहे हैं कहीं पर भी ये साबित नहीं होता कि नेपाल के कोई दस्तावेज या कैसे कोई ऐसा नागरिक हो जो ये कह पाए कि कभी वो यहाँ पे रहा हो। और इस सत्यता को हम प्रमाणित करने के लिए कुछ ही देर में सीमा पर पहुँचेंगे नए भारत चीन सीमा से मुकेश पंसाना। तो लिपू के रास्ते में पड़ने वाले मालपा में वर्ष 1998 में आए भारी भूस्खलन को याद करते हुए स्थानीय लोग आज भी सिहर उठते हैं। ऊपर से इतनी त्रासदी आएगी कोई पता ही नहीं था। ये पहाड़ कभी न टूटने वाला पहाड़ टूट के आया, लेकिन नाला है और उससे इतनी भयंकर त्रासदी हुई कि कोई बात नहीं। तो सार तो उसमें हमारे यात्री रहे और बाकी पाउडर और दुकानदार लगा करके लगभग 200 से पार हुए। अब यहाँ पे सड़क बनी है, कैसा आपको लग रहा है? नेपाल ने भी इसमें ऑब्जेक्शन किया है, क्या आप कहना चाहेंगे? नेपाल का ऑब्जेक्शन बहुत ही बेकार का है और हम तो आजीवन से जब से हमारे बुजुर्ग यहाँ थे तो काला पानी हमारा है, लिपू दर्रा हमारा है, हमारा रास्ता था। नेपाल का वहाँ दावा बेकार है। ये क्या कहते चाइना के दबाव से नेपाल ऐसा कर रहा है। तो नई सड़क मार्ग पर बूंदी से चियालेक जाने के लिए बेहद ही खतरनाक 32 सरपीले बैंडों से वाहनों को गुजरना पड़ता है। भारत चीन सीमा के चियालेक के पास है, जहां से हम लिपू पास जाएंगे। और आप देख सकते हैं जिस तरह से गाड़ी में हम आए हैं, वो गाड़ी चियालेक की चढ़ाई में बहुत मुश्किल चढ़ना हो रहा है और 10 से 11 बैंड इसमें है और बहुत मुश्किल रास्ता है। इसके बावजूद चीन की सीमा तक हमारा पहुंचने का प्लान है और हमें लगता है हम इसमें बहुत सफल होंगे। और जिस तरह से विरोध नेपाल ने इसका किया है, इसकी पूरी पड़ताल हम आप तक पहुंचाएंगे। 1974 में भूस्खलन से गर्बियाग गांव पूरी तरह से तबाह हो चुका था और यहां के लोगों को ऊधम सिंह नगर जिले के सितारगंज में विस्थापित किया गया था। 1976 में भूस्खलन हुई थी, उससे पहले 400-500 परिवार रहते थे। तब थोड़ा कम हो गए, प्लान हो चुकी है। भूस्खलन के बाद उसका प्लान को रोकना है। सड़क आ चुकी है, यहाँ खेती बाड़ी करेंगे तो अच्छा। यहाँ की चूक फेमस है गरबंग गाँव की, आप देख सकते हैं। यहाँ चूक है फेमस है, चूक को हम कर सकते हैं। चूक के लिए हल्का हल्का वो दवाई टाइप का हल्का हल्का जो पेट में चलाना, मतलब एक गुट पी लो दवाई होती है। यहाँ की गोभी फेमस है, आलू फेमस है। सरकार इसको और ध्यान देंगे तो यहाँ विकास अच्छा हो सकता है। तो आप देख रहे हैं भारत नेपाल संबंधों पर आधारित हमारी एक खास पेशकश रिश्तों में दरार। वक्त हो चला है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का और वापस लौटकर आपको फिर वही तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें। तो कई वर्षों से कैलाश मानसरोवर यात्री लिपुलेख के रास्ते चीन में प्रवेश करते रहे हैं। सामरिक, व्यापारिक और पर्यटन के लिहाज से यह सड़क काफी महत्वपूर्ण है। आपको ये भी बताते चलें कि लिपुलेख सड़क भारत के लिए सामरिक, व्यापारिक और पर्यटन की दृष्टि से बेहद अहम है। इस सड़क के बनने के बाद कैलाश यात्री और भारत तिब्बत व्यापार के यात्री, जिन्हें पिथौरागढ़ से लिपू यानी चीन पहुंचने में 8 दिन लगते थे, अब ये दूरी मात्र 12 घंटे की रह गई है। इसी के साथ सीमा पर सेना का पहुंचना बेहद आसान हो गया और यही एक डर है जो चीन को सता रहा है और वो निरंतर नेपाल को भारत के विरुद्ध उकसा रहा है, जिसका नतीजा है कि नेपाल ने अब तक 5 BOP बना ली है। जहाँ तक नेपाल की बात है, हम ये नहीं कह सकते कि नेपाल को समझने में हमें गलती हुई। नेपाल को हम समझते रहे हैं। हमने जहाँ जहाँ मौका आया है, जहाँ जहाँ हमें उचित लगा है, नेपाल को ग्रांट दिया है, नेपाल को प्रोजेक्ट दिए हैं, नेपाल को ऋण दिए हैं। नेपाली सैनिक, गोरखा सैनिक हमारे यहाँ हैं। नेपाल की गवर्नमेंट को स्कॉलरशिप, नेपाल की गवर्नमेंट के थ्रू स्कॉलरशिप दी जा रही है वहाँ के लोगों को। बस देखिए फ़र्क ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि
कूटनीति में कभी भी एक परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं है। आज जो दोस्त हैं कल उनके साथ दोस्ती कम हो सकती है, कल जो दुश्मन थे आज उनके साथ दोस्ती बढ़ सकती है। आपने देखा पाकिस्तान अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। पाकिस्तान को लोग अमेरिका की गोद में बैठा हुआ बच्चा करते थे। आज अमेरिका के साथ कितने खराब रिलेशन थे। चीन अगर नेपाल को ज़्यादा पैसे दे रहा है, ज़्यादा सहायता दे रहा है, ज़्यादा उसके वो इसलिए हो रहा है कि चीन के पास ज़्यादा संसाधन है। हमारे पास उतने संसाधन नहीं, हम अपने संसाधनों में ही सहायता देते हैं। लेकिन चीन जो सहायता देता है उसको वो आधे से ज़्यादा हिस्सा उसका वो कंसल्टेंसी और चीनी सामान का निर्यात और चीनी कंपनियों को ठेका इस सब करके वापस ले लेता है और बाद में उनकी बाह मरोड़ता है, जैसे कि श्रीलंका में किया गया। और वहीं स्थानीय नाबी गांव की प्रधान सनम नाबियाल सरकार से इलाके में मोबाइल टावर की मांग करती दिखी हैं ताकि वो मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार मुहैया करा सकें। सड़क तो वैसे फिलहाल तो अभी सड़क तो आ गई है, मगर सड़क भी अभी आप देख ही रहे हैं बिल्कुल ही मतलब उसमें है। चलो इतनी तो हमें तो मतलब थोड़ी सहायता तो मिल ही रही है अभी सड़क में, मगर दूरसंचार में हमें यह है कि हमें मतलब हम सरकार से ये वो करते हैं, आशा करते हैं कि उनके सामने ये समस्या रखते हैं कि हमारे इतने पूरे मतलब 7 ग्राम पंचायतों में ब्यास वैली में 3 टावर भी लग जाए, हमारे लिए बहुत सुविधा होगा, ताकि जो हमें बेरोजगार हमारे जो मतलब गरीब परिवार है उनको हम रोजगार के रूप में मनरेगा का कार्य कराते हैं, जिससे दूरसंचार ना होने से, नेट ना होने से, 3G टैग लगने से 2017 से कोई काम नहीं हुआ है। तो भारत नेपाल के बीच तल्खी की मुख्य वजह काला पानी का इलाका भी है। और आपको बता दें कि 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान पहली बार भारतीय सेना ने यहां सैन्य पोस्टर बनाए थे। भारत चीन सीमा पे अभी हम काला पानी के स्थान पर है। काला पानी वही जगह है जो काली नदी के उद्गम का क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर काली माता का मंदिर है और इस मंदिर में जो आप देख रहे हैं, मैंने जैसे कि उद्गम क्षेत्र कहा, यहाँ पे ठीक इसके नीचे जो एक बना हुआ है कुंड, यहाँ से काली नदी बहना शुरू होती है और यही नदी भारत और नेपाल को अलग अलग करती है, जैसा पारंपरिक तौर पर माना गया है, जैसा नक्शे में माना गया है और सुगौली संधि में माना गया है कि जो काली नदी है सुगौली संधि के बाद, उसके बाद जो हमारी ओर का क्षेत्र है वो हिंदुस्तान का है और दूसरी ओर का क्षेत्र वो नेपाल का है। जिस तरह से नेपाल ने अभी इसको लेकर विवाद खड़ा किया है, किसी भी दस्तावेज में, प्रमाणिक दस्तावेज में, ऐतिहासिक दस्तावेज में और जो धार्मिक दस्तावेज है, जो काली माता का मंदिर है जहाँ पे उद्गम क्षेत्र है, वहां पे नेपाल की सरहद नहीं है। तो सड़क बनने से स्थानीय निवासियों से उम्मीद की किरण जा रही है और खाने पीने की चीजों के दाम घटने से ये लोग काफी खुश हैं। 4 दिन लगते थे, अब बुद्धि पड़ने में हमें 2 घंटा लग रहा है। अब सामान भी जो चीज़ हमें कोई भी सामान लेना है तो हमें बहुत सस्ता पड़ रहा है यहाँ। अब जैसे 10 रुपया की चीज़ें हमें 5 रुपये में यहाँ उपलब्ध हो रही है और सबसे बड़ी यह सरकार की देन है। तो काला पानी से आगे ओम पर्वत है और यहाँ पर वर्षों से कैलाश मानसरोवर यात्री अपनी थकान मिटाने चले आए हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण जो पड़ाव है वो ओम पर्वत है। अभी हम लोग ओम पर्वत पे पहुंचे हैं जो समुद्र तल से 13,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर है। आप देख सकते हैं अभी पूरा मौसम साफ है। आमतौर पर जब कैलाश यात्री यहाँ पे पहुँचते हैं तो हर बार हर किसी को नसीब नहीं होता कि इस कैलाश मानसरोवर की यात्रा में ओम पर्वत के दर्शन हो सके, लेकिन बहुत अच्छा नज़ारा हम देख रहे हैं कि ओम पर्वत का दिख रहा है। साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा में ओम पर्वत के बगल में एक पर्वत और है जिसे शिव की स्तुति यहाँ के लोग मानते हैं और जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो चावल के जरिए उसकी पूजा करते हैं और कैलाश यात्रा शुरू होती है। और अभी हम जिस तरह से यहाँ पे पहुँचे हैं बहुत अद्भुत यह जगह है और आने वाले समय में जब इस सड़क के जरिए जिसका उद्घाटन 8 मई को हुआ है, यहाँ पे जब पर्यटक पहुँचेंगे तो निश्चित रूप से इसको देखने का मौका थोड़ागढ़ के लोगों को, हमारे देश के लोगों को मिलेगा। ओम पर्वत इलाके में सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील होने की वजह से यहां पर सेना की मौजूदगी है और इसी जगह पर भारत, चीन और नेपाल की सीमाएं मिलती हैं।
यहाँ से लिपू पास काफी नजदीक है, जहां से हम पड़ोसी मुल्क चीन में प्रवेश करते हैं। सीमा विवाद पर स्थानीय विधायक हरीश धामी से बात की हमारे संवाददाता मुकेश पंत ने। अभी हम भारत चीन सीमा के पास ओम पर्वत के पास हैं और जिस तरह से उद्घाटन के बाद ये सड़क विवादों में आई है, इसको देखते हुए क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी जी ने इस पूरे क्षेत्र का दौरा किया है। हरीश धामी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि सड़क यहाँ आपके विधानसभा में क्षेत्र में पहुंची है। क्या आप नेपाल भारत के जो संबंधों को लेकर खटास आई है उसको लेकर कहना चाहेंगे और किस तरह आप इस सड़क के भविष्य को देखते हैं, पर्यटन को यहाँ से जोड़ते हुए? देखिए, निश्चित तौर पे एक मामला उठा है और मुझे उम्मीद ही और नहीं विश्वास भी है कि नेपाल को अपने दिन याद आएंगे। भारत और नेपाल के जो मैत्रिक संबंध है, जिसमें अभी थोड़ी सी उनकी तरफ से हो सकता है किसी के प्रेशर में वो कह रहा हूँ, मैं इतना जरूर कहूँगा, काला पानी हमारा है और हमारा रहेगा। और नेपाल के साथ हमारे बेटी बुआरी और रोजी रोटी का भी संबंध है, तो निश्चित तौर पे नेपाल अपनी गलतियों का एहसास करेगा और भारत के साथ जो उसके मधुर संबंध थे उस संबंध को बहाल करेगी। और क्योंकि मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इतने सालों में नेपाल ने कभी काला पानी का कोई नक्शा जारी नहीं किया, आज उनको क्या जरूरत पड़ेगी काला पानी हमारा है कहने का। और जहाँ तक हमने सुना है, काला पानी नेपाल की सीमा काली नदी के पार है, तो नेपाल का जो है काली नदी हमारी जो है काला पानी से आगे पर जहाँ पर निकलती उसके पार है, तो वहाँ पर भारत ने ऑलरेडी उनका जो है क्षेत्र छोड़ा हुआ है। तो ये विवाद करना एक तरफ से कहीं ना कहीं किसी के बहकावे में नेपाल आया है। निश्चित तौर पे मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि वो अपनी गलतियों को मानेगा और भारत के साथ जो उसके मधुर संबंध थे उस मित्रता को निभाने का काम करेगा। आपका ये क्षेत्र है, एक और पोनी पोर्टर्स थोड़ा सा दुखी है इससे, लेकिन पर्यटन के लिहाज से आने वाले 5 वर्षों में आप इसको किस हिसाब से देखते हैं, क्या आप कहना चाहिए? देखिए, मैं सरकार से निवेदन करूंगा, रोड बनना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कभी कहीं पर भी रोड बनती है तो उससे क्षेत्र का विकास होता है, लेकिन निश्चित तौर पर हमारे पौनी पाउडर से बगैर जितने भी हमारे जो भाई लोग थे, घोड़े खच्चरों का जो जिससे वो रोजगार करते थे, उन लोगों को सरकार कुछ ना कुछ देगी। और यहाँ पर जो पर्यटन के जो संभावनाएं हैं, पर्यटन को बढ़ावा करके उन लोगों को भी रोजगार देने का हम जो है रोजगार आगे बढ़ाएंगे उनका। और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस बार जो मानसरोवर यात्रा बंद हुई है, उस यात्रा से जो हमारे पौनी पाउडर थे या जो हमारे तगलाकोट के व्यापारी थे, उन लोगों को सरकार कम से कम 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता करे, जिससे कि उनका जीवन यापन अच्छी तरह से चल सके और वो अपने बच्चों का लालन पालन कर सके। तो इस तरह से हम लोग भारत चीन सीमा के पास पहुँचे हैं। 8 किलोमीटर लिपू पास यहाँ पर से है और जिस तरह से लगातार लोग कह रहे हैं कि चाहे सुगौली संधि की हम बात करें, चीन युद्ध की हम बात करें, कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात करें या भारत तिब्बत व्यापार की बात करें, यह जो सड़क है और ये जो रास्ता है, हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। और चाइना और नेपाल जिस तरह से इस पर अपना हक जता रहे हैं, या चाइना जिस तरह से नेपाल को आगे खड़ा करके अपना अधिकार जताना चाह रहा है, न सबूतों में है, न ऐतिहासिक दस्तावेजों में है, न धार्मिक तरीके से वो इसका हक अधिकार रखता है। भारत चीन सीमा से आदि कैलाश नापी ढंग से मुकेश पंत सहारा। तो नेपाल के लोग आज भी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भारतीय बाजार पर निर्भर हैं और इसीलिए वो नहीं चाहते कि नेपाल भारत के रिश्ते खराब हों। सीता बोरा एक नेपाली मूल की महिला है जिसकी शादी उत्तराखंड में हुई है और नेपाल की ये बेटी अब उत्तराखंड की ब्यारी है। नेपाल की बेटी भारत में बहू बनती है और भारत की बेटियों की शादी नेपाल में हुआ करती हैं। इस नाते भारत और नेपाल का बेटी बहू का संबंध सदियों से चला आ रहा है और ऐसे ही प्रगाढ़ संबंधों में मामूली खटास आना दोनों देशों की मायूसी का कारण बन रहा है। ये लड़की अब नेपाल में शादी हुआ है, अब ये राशन पानी हम ये मांगीसन धारचूला से ऊपर आ रहे हैं। अब यहाँ क्या करें, इंडिया से राशन पानी नहीं लाएंगे तो हम नेपाल में क्या करेंगे। अब इतना इंडिया सरकार भी हमारे लिए वो कर रहे हैं, नेपाल इंडिया सरकार दोनों मिलकर वो करें। पहले जैसे काला पानी संबंध में अभी आवाज़ उठा रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, जैसे पहले थे वैसे होना चाहिए। और वहीं इस मसले पर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने बताया है कि केंद्र सरकार को पड़ोसी देश नेपाल से बात करनी चाहिए और अगर कोई विवाद है तो आपस में बैठकर सुलझाना चाहिए। इस बात का युग था जिसमें
एक समय हमारा उत्तराखंड का एक बड़ा हिस्सा, कुमाऊं गढ़वाल का एक बड़ा हिस्सा नेपाली साम्राज्य के अधीन भी था। सिंगरौली संधि के बाद हम सब अलग भी हुए। उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में थी और नेपाली साम्राज्य है। आज की परिस्थिति मैं समझता हूँ इस विवाद पर भारत सरकार को और नेपाल को, दोनों सरकारों को वार्ता करनी चाहिए। इस समय जब भारत वर्ष अपने तमाम पड़ोसियों से दूर होते जा रहा है, सबसे नया पड़ोसी और जो सबसे नज़दीकी हमारा एक भाई भाई का जिसका रिश्ता है, अगर उसकी कुछ शंकाएँ हैं, उसके कुछ सवाल है, तो भारत सरकार को उस संदर्भ पर बातचीत, सार्थक बातचीत करनी चाहिए। और पिछली बार जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने और कोइराला जी के बीच एक सहमति बनी थी कि इस काला पानी के मुद्दे पर दोनों देश विचार के द्वारा हल निकालेंगे। और वहीं विदेश मामलों के जानकार रविंदर सचदेव ने कहा कि चीन भारत के बीच नेपाल एक बफर स्टेट है, लैंडलॉक कंट्री है नेपाल, और पिछले कुछ वर्षों से उसकी रीति भारत से दूरी और चीन से नजदीकी बनाने की रही है और मौजूदा सीमा विवाद इसी का नतीजा है। आउटर जो रीच था समुद्र में पहुंचने का और सामान लाने का, इंपोर्ट करने का, क्रूड ऑयल, वीट कहीं और से भारत के अलावा, वो केवल भारतीय पोर्ट्स के थ्रू होता था, या बांग्लादेश के भी पोर्ट से आ जाए तो मानिए, पर फिर भी इंडिया के थ्रू होके जाना पड़ता था, राइट, रेल और ट्रक से, बट समुद्र से आया। अब चाइना ने एक लिंक बनाना शुरू कर दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसके जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत, जिसके चलते रेलवे और रोड लिंक काठमांडू तक पहुंच जाएंगे। अभी तक तो ये पहाड़, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, इतनी डिफिकल्ट टेरेन थी कि कोई कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकती थी, बट धीरे धीरे चाइना ने करते हुए अब उस तरफ पहुंच रहा है और 2023 तक आई थिंक ये लिंक बन जाएगा। और इनफैक्ट अभी 1 महीना पहले आधा लिंक जो ट्रेन से आकर के फिर ट्रक से चाइना से सामान आके नेपाल बॉर्डर आया, वो पास हुआ कार्गो, ये पहली बार हुआ इस लिंक में। तो ये जो अब लिंक बन गया है नेपाल का चाइना के अंदर, इसने गेम चेंज कर दिया। ये लिंक ना बना होता तो हमारी डिप्लोमेसी शायद सफल जा रही थी, या इतना हालात ये ना होते जो अब हो गए हैं। तो चाइना का रोल है। तो चीन और नेपाल के हालिया रवैये से भारतीयों में भारी गुस्सा और रोष है। भारत की न सिर्फ सियासी हलकों में बल्कि सामाजिक, आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर दोनों पड़ोसी देशों के नागरिक हैरान व परेशान हैं। भारत और नेपाल की जो सीमा का निर्धारण है वो पहली बार 1816 में हुआ, सिंगरौली संधि के बाद, जब गोरखा ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई हार गए और उसके बाद यहाँ पर सीमा का निर्धारण हुआ पूरब से लेकर पश्चिम से। तब माना गया कि काली नदी इधर पश्चिम में निर्धारण करेगी सीमा का, और लगभग 200 साल तक ऐसा कोई विवाद भी नहीं रहा, इसको ऐसे ही माना जाता रहा। लेकिन अब विवाद का शुरू हुआ है 1990 के बाद। भारत के प्रति नेपाल सरकार के हालिया रवैये से भले ही चीन को लगता हो कि LAC और लिपू में ताजा हालात से विश्व के तमाम देश जो कोरोना वायरस से घिरे हैं भूल जाएंगे कि इन सब के पीछे चीन का हाथ है, तो ये निश्चित तौर पर चीन की बड़ी भूल है। क्योंकि चीन और नेपाल के अंदर जिस तरह से इन दोनों ही सरकारों के खिलाफ आंतरिक विद्रोह शुरू हो चुके हैं, उससे साफ है कि चीन तो विश्व पटल पर अपनी छाप खो ही चुका है। साथ ही नेपाल भारत के साथ रोटी बेटी के रिश्ते को तार कर भविष्य में भारत से मिलने वाली तमाम सुविधाओं से भी वंचित होने जा रहा है। तो नेपाल का राष्ट्रवाद मुख्य रूप से भारत विरोध का राष्ट्रवाद है और उसकी ही देन है ये सीमा विवाद। इस बार जो सबसे ज्यादा इस बार विवाद खड़ा किया है वो भी राष्ट्रवाद के ही चलते किया है। KP ओली ने, जो इस पर यहाँ के नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, उनकी स्थिति इस समय डावाडोल है, वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। उनके पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर से भी उनको काफ़ी चुनौतियाँ मिल रही हैं। इन सारी चुनौतियों को से पार पाने के लिए उनके पास एक ही रास्ता उनको नजर आया कि वो है राष्ट्रवाद। और वो सीमा विवाद को उन्होंने इतना लंबा और इतना ज़्यादा बड़ा बना दिया कि उसमें राष्ट्रवाद के अलावा और कोई चीज़ है ही नहीं। अब धीरे धीरे ओली जी और भी ज़्यादा उसमें राष्ट्रवाद में जा रहे हैं, जो कि उन्हें नागरिकता के कानून को लेकर के भी जो संशोधन करने की सोच रहे हैं, वो भी एक राष्ट्रवाद का ही परिणाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय।
तो ये थी हमारी खास पेशकश। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।